हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला और आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब आ पहुँचे हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के थर्ड फेज यानी कि लास्ट फेज में। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिस पे मैंने आपको 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन की, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की। ट्रांसलेशन जैसा आप पढ़ते हैं कि इंग्लिश से इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो या किसी और भाषा का ट्रांसलेशन, यहाँ भी उसका यही मतलब है। क्योंकि यहाँ हम लोग जो आरएनए में कोडेड लैंग्वेज है उसको डीकोड करना है इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, यानी यहाँ जीन्स को प्रोटीन के टर्म्स में डीकोड करना है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा है, वो लैंग्वेज जो सेल्स को ईजिली समझ में आए। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि वो mRNA जो ट्रांसक्राइब हुआ है DNA से, इसका मतलब जिसके अंदर DNA की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो mRNA बेसिक रिक्वायरमेंट है इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस का। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो अमीनो एसिड्स का होना ज़रूरी है। कुछ 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म में नॉर्मली बिखरे हुए होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में एक अमीनो एसिड पूल बनाते हैं। ये अमीनो एसिड ही प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी रिबोसोम्स की। रिबोसोम्स आपको पता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का रिबोसोम जबकि 80S टाइप का रिबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इस रिबोसोम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ट्रांसलेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे टीआरएनएस की। टीआरएनए जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यही वो कुरियर सर्विस है जो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड पूल से निकाल के और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कुछ एंजाइम्स की, जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने की, ताकि वो क्या हो सके, टीआरएनए पे लोड किया जा सके। इसके अलावा पेप्टाइड पॉलीमरेज एंजाइम भी रिक्वायर्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। उसके बाद 6 नंबर की अगर हम बात करें तो हमें एटीपी की ज़रूरत है, क्योंकि एटीपी आपको पता है बच्चों, सेल्स का यही क्या है, एनर्जी सोर्स है, और एनर्जी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो एटीपी की भी ज़रूरत है। एटीपी के अलावा यहाँ हमें जीटीपी की भी ज़रूरत है। जीटीपी की ज़रूरत क्या है? जीटीपी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में अगेन हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स और टर्मिनेशन फैक्टर की, जो एक सेल्स में होना बहुत ज़रूरी है। इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम लोग IF से डिनोट करते हैं। उसके बाद है इलोंगेशन फैक्टर जिसको हम लोग ट्रांसफ़र फैक्टर भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग EF से डिनोट करते हैं। जबकि टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर, इसे हम RE से डिनोट करते हैं। इसके बाद कुछ कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो आयनिक फॉर्म में हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम। तो अब जब हमें पता है कि यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन में स्टेप्स क्या क्या होंगे, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके द्वारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस अचीव किया जाएगा। तो सबसे पहला इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी उसका प्रोग्रेस आगे हो सकता है। तो इनिशिएशन जो है, यहाँ पर इसकी प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी? यहाँ सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट ऑफ रिबोसोम अटैच होता है mRNA से। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि mRNA जो है उसको डीकोड किया जाएगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्राइम एंड पे ही कहीं आसपास आपको क्या मिलेगा, स्टार्ट कोडॉन, यानी जहाँ से ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है। और हमें एंड कोडॉन कहाँ मिलेगा, या फिर टर्मिनेशन, वो हमें मिलेगा 3 प्राइम एंड पे। तो अब जब आपको पता है कि स्टार्ट कोडॉन है 5 प्राइम एंड की ओर, तो इसका मतलब अटैचमेंट ऑफ
रिबोसोमल सब यूनिट वो भी कहाँ होगा, कहाँ पर अटैच होगा, वो भी 5 प्राइम एंड की तरफ होगा। तो 5 एंड की ओर रिबोसोम का स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले अटैच होता है और इसको गाइड करने के लिए एक रिकॉग्निशन साइट कह सकते हैं प्रेजेंट है, जिसका नाम है शाइन-डेलगार्नो साइट। ये शाइन-डेलगार्नो साइट कुछ 8 to 13 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है और ये इसमें AGG का रेपिटेशन है, जिससे ये इजीली पहचान में आ जाती है। तो रिबोसोम सबसे पहले यहाँ अटैच होता है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रिबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के अटैचमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर 2 इनिशिएशन फैक्टर वर्क करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3। तो जब रिबोसोम का सब यूनिट शाइन-डेलगार्नो साइट पर अटैच हो चुका है तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर मूव करते हुए, स्कैन करते हुए स्टार्ट कोडॉन को फाइंड आउट करता है। स्टार्ट कोडॉन आपको पता है AUG हमेशा क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है जो मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में मेथियोनिन के लिए 2 तरह के tRNA होते हैं, एक वो जो मेथियोनिन के लिए एसाइलेटेड होता है और दूसरा जो फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन के लिए एसाइलेटेड, क्योंकि इनिशिएशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन है। तो यहाँ सबसे पहले tRNA जो लोड करके ले आ रहा है वो है फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन। तो फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन की यहाँ ज़रूरत क्यों है, ये एक तरह से जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनने वाली है उसको उसका एंड सिक्योर करने के लिए है। तो अब यहाँ पर हो गए स्मॉलर सब यूनिट mRNA और tRNA, लोडेड tRNA जिसके पास है फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं और इसको फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP यहाँ पर कोडॉन एंटीकोडॉन को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें लार्जर सब यूनिट अटैच नहीं हुई है। अब यहाँ पर लार्जर सब यूनिट की एंट्री होती है जब tRNA अटैच हो चुका है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है कि फर्स्ट लोडेड tRNA जो है वो अटैच हो रहा है P साइट पे। यहाँ मैं आपको बता दूँ बच्चों कि रिबोसोम जो है उसमें 3 एक्टिव साइट्स होती है, A साइट, P साइट एंड E साइट। A साइट जिसको हम लोग अमीनो एसिड साइट भी कह सकते हैं, P साइट पॉलीपेप्टाइड और E साइट एग्जिट जहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब भी कोई भी tRNA आता है वो A साइट पे अटैच होता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहला इनिशिएशन में यूज़ हो रहा है यानी कि फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन वाला tRNA वो P साइट पे आके अटैच होता है। जब यहाँ mRNA पे दोनों सब यूनिट्स रिबोसोम की प्रेजेंट हैं और यहाँ लोडेड tRNA है P साइट पे जो इनिशिएट कर रहा है इसको, तो ये एक 70S टाइप का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया जो एक कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। यही ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। बच्चों अभी तक आपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में देखा कि 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे थे, यानी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं और एक पूरा कोडॉन रीड किया जाता है फॉर जॉइनिंग ऑफ अमीनो एसिड। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जेनेटिक यूनिट बना रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोडॉन। ये कोडॉन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसको tRNA रीड करके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स अटैच करता जाता है। तो अब इनिशिएशन के बाद बारी है इलॉन्गेशन की। इलॉन्गेशन का जो प्रोसेस है इसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं 3 सॉल्युबल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, TU, TS एंड G। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, EFTU, EFTS और EFG। तो इलॉन्गेशन के प्रोसेस को हम 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ है अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग, यानी कि लोडेड tRNA का A साइट पे बाइंड होना। तो इसे फैसिलिटेट करता है EFTU कि EFTU GTP की मदद से कोडॉन और एंटी कोडॉन की पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इंश्योर करता है कि सही कोडॉन रीड किए जाएं और सही तरीके से पेयरिंग हो पाए। तो EFTU का रीजनरेशन भी बहुत EFTS रिस्पॉन्सिबल है EFTU के रीजनरेशन के लिए। हम
नेक्स्ट फेज ऑफ इलॉन्गेशन की बात करें तो वहाँ है, तो उसे हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है ये दो अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है। बच्चों आपको पता है जो इनिशिएशन वाला टीआरएनए था वो कहाँ अटैच था, पी साइड पे, जबकि जो दूसरा टीआरएनए आया है लोडेड टीआरएनए वो कहाँ अटैच हुआ है, ए साइड पे। तो जो पी साइड पे टीआरएनए है वो अपना अमीनो एसिड ए साइड वाले टीआरएनए पे लोड कर, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये दोनों अमीनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए पेप्टिडिल ट्रांसफरेज प्रेजेंट है, जो कि लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है। थर्ड फेज है ट्रांसलोकेशन, जिसको फैसिलिटेट कर रहा है EFG। EFG को हम लोग ट्रांसलोकेस भी कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में 3 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ डीएसिलेटेड टीआरएनए फ्रॉम P to E। इसका मतलब है कि जो P साइड पे टीआरएनए था और जो अब अनलोडेड हो चुका है, इसका मतलब जो अपना अमीनो एसिड ए साइट वाले टीआरएनए को पास ऑन कर चुका है वो अब P से E साइट पे आ जाएगा, और जिसके पास 2 अमीनो एसिड हो गया है, जो ए साइट पे था अब उसके पास 2 अमीनो एसिड हो गया है, वो P साइट पे आ जाएगा। और तीसरा जो मूवमेंट है वो रिबोसोम का मूवमेंट है, क्योंकि रिबोसोम अगर एमआरएनए पे आगे की ओर नहीं बढ़ेगा तो हमें नया कोडॉन नहीं मिलेगा। जो तो रिबोसोम का जो मूवमेंट है एमआरएनए पे यही इंश्योर करता है कि नया कोडॉन आ जाए ए साइट पे, जिससे कि नए टीआरएनए को अटैच होने के लिए स्पेस मिल पाए। तो इस तरह से अब नया ए साइट खाली है, पी साइट पे वो टीआरएनए पहुंच गया है जिसके पास 2 अमीनो एसिड है, और ई साइड पे वो टीआरएनए पहुंच गया है जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है, यानी जो अनलोडेड है। तो अनलोडेड अमीनो एसिड अब रिबोसोम छोड़ देगा और वो बाहर निकल जाएगा, जबकि ए साइड पे नया लोडेड टीआरएनए आके अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ए साइड पे नया लोडेड टीआरएनए आ जाता है तो जो ये एलोंगेशन का प्रोसेस है ये एक बार फिर से किया जाता है, यानी कि अब दोनों अमीनो एसिड जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नए वाले अमीनो एसिड के ऊपर। इस तरह ए साइड पे जो टीआरएनए प्रेजेंट है उसके पास अब कितने अमीनो एसिड हो गए, 3 अमीनो एसिड हो गए, और इसके बाद ये फिर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पी साइड पे। तो इस तरह ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और 1 बाय 1 अमीनो एसिड नए वाले टीआरएनए पे ऐड होते रहते हैं, और एक बड़ी अमीनो एसिड की टेल कह सकते हैं या चेन कह सकते हैं जो सिंथेसाइज हो रही है। तो ये एलोंगेशन का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि नॉनसेंस कोडॉन सामने नहीं आ जाते। नॉनसेंस कोडॉन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन कोडॉन्स के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, यानी ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, तो कोई टीआरएनए भी इनके लिए नहीं है। यहीं से प्रोसेस शुरू होता है टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, रिलीज फैक्टर 1, 2 एंड 3, जिसको हम लोग RF1, RF2 और RF3 कहते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप कोडॉन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जिनको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन पे कहते हैं, जैसे कि UAG, UAA एंड UGA। इन तीनों में से अगर कोई भी कोडॉन ए साइट पे आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, कोई टीआरएनए बाइंडिंग नहीं होगी। अब जब टीआरएनए नहीं बाइंड हो रहा है तो यहाँ पर क्या बाइंड होगा, यहाँ पर बाइंड होंगे ये रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर 1 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है UAA और UAG को, जबकि रिलीज फैक्टर 2 रिस्पॉन्सिबल है UGA के रिकॉग्निशन में। और जो रिलीज फैक्टर 3 है वो कॉम्बिनेशन में वर्क करता है, यानी चाहे RF1 यूज़ हो और चाहे RF2 यूज़ हो, रिलीज फैक्टर 3 को दोनों के साथ ही अटैच होना है, क्योंकि अकेले रिलीज फैक्टर 1 या 2 कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब ये रिलीज फैक्टर अटैच हो चुके हैं ए साइड पे, ये रिलीज फैक्टर कॉज करते हैं कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये जो अपना अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र कर दे एक वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि आपको पता है अभी यहाँ पर कोई नया अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है जिस पे ये अमीनो एसिड की चेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस समय इसे वाटर मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र होता है तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन इस कॉम्प्लेक्स को लीव करके बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है।
कई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद प्रोटीन बन जाती है और जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग होती है तभी भी mRNA अलग हो जाता है और रिबोसोम भी डिसोशिएट हो जाता है, यानी अपने स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट में अगेन वो अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का प्रोसेस अचीव किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक में भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस सिमिलर ही है, सिर्फ वहाँ पर कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 इनिशिएशन फैक्टर यूज़ हुए, वहाँ पर 9 इनिशिएशन फैक्टर्स यूज़ होते हैं। इसी तरह टर्मिनेशन के लिए जो रिलीज़ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यूकैरियोटिक में एक ही रिलीज़ फैक्टर होता है, जबकि आपने प्रोकैरियोट्स में अभी पढ़ा कि इसमें 3 रिलीज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स में ही शाइन-डेल्गार्नो साइट प्रेजेंट होती है जो रिकॉग्निशन के लिए होती है। इसका मतलब यूकैरियोट्स में ऐसी कोई साइट नहीं है, कहीं कहीं पे कोजिक कॉन्सेंसस को रिपोर्ट किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द केस में रिबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो mRNA के 5 प्राइम एंड को उसकी कैपिंग की वजह से पहचान लेता है और 5 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है और फिर 3 प्राइम एंड की ओर स्कैन करते हुए जब तक कि उसको AUG या स्टार्ट कोडॉन नहीं मिल जाता है तब तक वो उसको स्कैन करता है। एक और अंतर जो मैंने पहले बताया ही था आपको कि स्टार्ट की इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर tRNA फॉर्मुलेटेड नहीं होता है, यहाँ पर tRNA सिर्फ एसिलेटेड होता है मेथियोनीन के लिए। तो आज हमने ट्रांसलेशन के रिक्वायरमेंट्स और उसके स्टेप्स के बारे में बात की। हमने जाना कि कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस अचीव किया जाता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो डे नाइट परफॉर्म किया जा रहा है विद इन सेल्स। और आपको पता है कि यूकैरियोटिक का mRNA मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी एक तरह की प्रोटीन को कोड करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन को कोड करता है। तो एक टाइम में कई सारी प्रोटीन की सिंथेसिस एक साथ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खूब पढ़ाई करिए। बाय बाय।